हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो 12th क्लास के लिए होगा और टॉपिक का नाम है जनसंख्या संगठन। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हम पहले दो चैप्टर कर चुके हैं और ये अपना जो है ये तीसरा चैप्टर होगा। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बुक का तीसरा चैप्टर है जनसंख्या संगठन। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले जनसंख्या संगठन की परिभाषा के बारे में जानते हैं कि जो जनसंख्या संगठन होता है वो होता क्या है। तो देखिए, जनसंख्या संगठन का मतलब होता है वे विशेषताएं जो किसी देश की जनसंख्या की संरचना करती है। जनसंख्या की क्या करती है? संरचना करती है। ठीक है, अब ये संरचना में क्या क्या आएंगी, यानी कि विशेषताएं किस चीज़ की आएंगी, किस चीज़ का की संरचना कर रही है। पूरी जनसंख्या के अंदर किन किन चीज़ों को देखा जाता है, उन विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो इसके अंदर आता है भाई आयु वर्ग है। ठीक है, कि बच्चे ज़्यादा हैं, प्रौढ़ ज़्यादा है या वर्ध आयु वर्ग ज़्यादा है। उसके बाद लिंग की बात करते हैं, यानी कि पुरुष हैं या महिला है। ठीक है, उसके बाद हम आवास की बात करते हैं कि वहाँ पर रहने वाले जो जनसंख्या जो संरचना बनी है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रहती है या फिर नगरीय क्षेत्रों के अंदर रहती है। ठीक है, अगर उनके व्यवसाय की बात करें तो वो किस प्रकार के क्रियाकलाप में लगी है। वहाँ की जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलाप ज़्यादा कर रही है या फिर द्वितीय क्रियाकलाप ज़्यादा कर रही है। ठीक है, या तृतीयक वगैरह के अंदर लगी हुई है। फिर उसके बाद साक्षरता की बात करते हैं कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। तो देखिए, ये विशेषताएं हैं सारी की सारी जो क्या करती है, जो किसी भी देश की जनसंख्या की संरचना करती है। इन सभी से मिलकर जो ये मिलता है ना, उन्हीं इन विशेषताओं को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं जननांकिक विशेषताएं, जिन्हें हमें किसी भी देश की जनसंख्या के बारे में पता चलता है और उस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका अनुमान भी हम यहाँ से लगाते हैं कि जो देश है वो किस प्रकार का होगा। ठीक है भाई, आज जो इस टॉपिक के अंदर ये इन सभी के बारे में पढ़ा जाएगा, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लिंग संगठन। ठीक है, लिंग संगठन के अंदर पढ़ेंगे और लिंग संगठन में आता है लिंगानुपात भाई, यानी कि जनसंख्या के अंदर लिंगानुपात का पता लगाना। ठीक है, वहां पर पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं। और लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? लिंगानुपात का मतलब होता है जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों के बीच अनुपात। जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों के बीच अनुपात भाई। ठीक है ना, यानी कि तुलनात्मक ये देखना कि उस देश के अंदर पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं। इस चीज को जानना क्या कहलाता है? इस चीज को जानना लिंगानुपात कहलाता है। आगे बात समझ में? पुरुषों और स्त्रियों के बीच में अनुपात, यानी कि उनके अंदर ये देखना कि पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं। अगर हम बात करें लिंगानुपात की, तो देखो भाई, अनेक देशों के अंदर है ना लिंगानुपात को अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। कुछ देश ऐसे होते हैं जो स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को देखते हैं, स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को, कि मान लीजिए 100 स्त्रियां हैं और उनको पर यह कहेगा कि पुरुष कितने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 50 पुरुष हैं, 80 पुरुष हैं, ठीक है, या 90 पुरुष है या 110 पुरुष हैं। तो ये कहता है कि कुछ देशों में तो लिंगानुपात ऐसे निकाला जाता है। आगे बात समझ में? यानी कि यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा पुरुषों की संख्या किससे डिवाइड करेंगे हम? स्त्रियों की संख्या से। ठीक है, और उसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1000 में निकाल रहे हैं तो ठीक है, 100 में निकाल तो 100 से कर देंगे। तो वहां पर क्या आएगा? स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या नजर आएगी कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या इतनी है। लेकिन भारत के अंदर क्या है? अपने देश की बात करें, हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में कहता है ये जो लिंगानुपात निकाला जाता है ना, ये निकाला जाता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। इन प्रति 1000 पुरुषों पर किसकी संख्या? महिलाओं की संख्या देखी जाती है। ठीक है, तो हमारे यहां पर जो फॉर्मूला होगा ये क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा। हमारे यहां पर क्या होता है? स्त्रियों की संख्या या स्त्रियों की जनसंख्या और बटे में
पुरुषों की जनसंख्या, ठीक है, और उसको फिर 1000 से क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और वो क्या निकलता है, वो निकलता है हमारे देश का लिंगानुपात। अब इस हमारे देश का लिंगानुपात की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 943 प्रति हजार, इसका मतलब क्या होगा कि 1000 पुरुषों पर 943 क्या है, महिलाएं हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारे देश में महिलाओं की जो संख्या है वो बहुत कम है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, लिंगानुपात की परिभाषा को आप समझ गए होंगे, बिल्कुल इजी है। ठीक है, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब आगे बात करते हैं, इनके महत्व की बात करते हैं कि इनका महत्व क्या है, कि लिंगानुपात को क्यों पढ़ा जाता है। तो देखिए भाई, लिंगानुपात को सबसे बड़ा जो पॉइंट है इसका कि पढ़ा क्यों जाता है वो यही है कि हमें किसी भी देश के अंदर स्त्रियों की कंडीशन देखनी है, स्त्रियों की उनके स्थिति को जानना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लिंगानुपात को पढ़ना पड़ेगा। वहां पर महिलाओं की कंडीशन को जानने के लिए इनके बारे में जानना जरूरी होता है। वहां पर यह अनुमान लगाया जाता है कि महिलाओं के साथ कितना भेदभाव हो रहा है। अगर मान लीजिए किसी भी देश के अंदर 1000 पुरुषों पर, ये जो आंकड़ा है 1000 पुरुषों पर 1000 स्त्रियां आती है, मतलब क्या है कि कंडीशन जो है वो बिल्कुल अनुकूल चल रही है, उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इन 1000 पुरुषों पर ये नीचे चला जाता आंकड़ा, जैसे हमारे देश का गया 943, तो इसका मतलब क्या है कि महिलाओं के साथ यहाँ पर भेदभाव होता है, उनकी जो सामाजिक आर्थिक जो कंडीशन है ना, जो स्थिति है वो क्या है, वो कमजोर है। ठीक है, और अगर इन आंकड़ा जो है इनसे ऊपर चला जाए, 1000 की बजाय ये 1000 पुरुषों पर कितनी हो जाए, 1100 क्या हो जाए, महिला हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि उन देशों के अंदर महिलाओं की जो कंडीशन है वो बहुत ही अनुकूल है। ठीक है, बहुत अच्छी कंडीशन है वहां पर उन देशों के अंदर। ठीक है, तो इन बातों का यहां पर क्या होता है, इन बातों का यहां पर पता लगाया जाता है। ठीक है भाई, हो गया यहां तक। अब देखो, इसमें इस आंकड़े के बारे में एक बात और बता देता हूं मैं, ये जरूरी नहीं होता कि आंकड़ा इतना बढ़ गया है तो वहां पर महिलाओं की कंडीशन ठीक हो। देखो, मैं एक नहीं कह रहा कि होगा नहीं, लेकिन क्या पता हो ना हो, क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लो किसी क्षेत्र के अंदर यहाँ पर 1000 पुरुष रहते हैं और 1000 ही महिलाएं रहती हैं, लेकिन काम के चक्कर में पुरुष क्या कर जाएं, यहां से प्रवास कर जाएं। ठीक है, यहां पर क्या कर जाएं, प्रवास कर जाएं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अपने आप में पुरुषों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और महिलाओं की संख्या अधिक हो जाएगी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। तो इससे क्या पता चला हमें, इसे पता चला कि ये जरूरी नहीं है कि महिलाओं की संख्या उनकी बेहतर कंडीशन को दिखाए। ठीक है भाई, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन कौन से कारक होते हैं प्रभावित करने वाले। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल 3 बात करेंगे हम। सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि एक तो स्त्री और पुरुष के जन्म की बात करते हैं, जन्म दर की बात करते हैं, स्त्री पुरुष जन्म दर में अंतर। तो क्या कहता है भाई कि जन्म के आधार पर अगर इन्होंने एनालाइज किया है, और एनालाइज करने के बाद ये कहता है कि है ना 104 से 107 जो शिशु जो बच्चे होते हैं उनमें लड़के 104 से 7 लड़के जन्म लेंगे, तो उनकी तुलना में लड़कियां कितनी जन्म लेती हैं, जो बच्चियां होती हैं वो कितनी जन्म लेती हैं, वो लेती हैं 100। ठीक है ना, तो यानी कि 4 से 7 का अंतर तो कहां पर आ गया, ये अंतर जो है वो जन्म दर में ही आ गया है। यहां पर अपने आप में पहले ही पुरुष जो हैं वो अधिक जन्म लेते हैं। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन यहां पर इन्होंने बोला कि जन्म दर के अंदर ही अंतर आ गया है कि 100 लड़कियों के अपेक्षा अगर तुलनात्मक बात करें तो कहता है 104 से 107 लड़के जन्म लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहला अंतर तो यही आ गया है कि इनके बीच में क्या है, यहीं पर भेद होता है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या हो सकता है। ठीक है, पहले लिंग की जांच करवा करके और लड़की को पेट गर्भ के अंदर ही मरवा देना। ठीक है, यह भी कारण हो सकता है, ये इसमें कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर इन्होंने बोला कि जन्म के अंदर अगर हम बात करें स्त्री पुरुष के अंदर, तो कहता है कि 100 जो लड़कियां हैं उनकी तुलना में 104 से 107 जो लड़के होते हैं वो जन्म लेते हैं। अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण क्या है, स्त्री पुरुष मृत्यु दर। देखिए, महिलाएं जो होती है ना, महिलाएं सबल होती हैं। ठीक है, उनकी जो शारीरिक शक्ति होती है वो ज्यादा मजबूत होती है। तो यहां पर इस आंकड़े के अनुसार ये कहता है कि मृत्यु दर में है ना पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है, मरने वालों में पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है। आप ये जो सर्वे है ये बताता है पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है। अब उसमें कहता है कि अगर विकसित देशों के अंदर देखें ना हम,
अगर अब हम इनको देशों के आधार पर बांट लेते हैं, कहते हैं विकसित देशों के आधार पर अगर हम देखेंगे तो वहां पर कहता है कि पुरुष मृत्यु दर ज्यादा होती है। ठीक है, जहां पर जन्म दर अधिक थी ना, वहां पर अब क्या हो गया, पुरुष मृत्यु दर ज्यादा है भाई। ठीक है, और खास करके अगर 30 वर्ष की उम्र के बाद की बात की जाए तो वहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा मिलेगी 30 वर्ष के बाद। ठीक है, महिलाओं की संख्या अधिक हो जाती है और पुरुषों की संख्या कम हो जाती है। लेकिन जन्म दर में तो ये अधिक था पुरुष वर्ग। ठीक है, जन्म दर में तो ये पुरुष वर्ग अधिक था, लेकिन मृत्यु दर में ये यहां पर कम कैसे हो रहा है, यानी कि यहां पर 30 साल के बाद यहां पर इनकी संख्या कम क्यों रही है, क्योंकि पुरुष मृत्यु दर अधिक है। ठीक है, विकसित देशों के सर्वे से पता चलता है कि पुरुष मृत्यु दर अधिक होने के कारण महिलाओं की संख्या वहां पर अधिक पाई जाती है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर लिंगानुपात के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो महिलाओं की संख्या अधिक हो जाएगी 30 साल के बाद के सर्वे के अंदर देखेंगे तो। ठीक है, दूसरी बात यहां पर यह कहता है कि दूसरी बात यह है कि विकासशील देशों की अगर हम बात करें तो विकासशील देशों में मृत्यु दर के अंदर जो है महिलाओं की संख्या अधिक होती है। मृत्यु दर किसकी ज्यादा होती है, महिलाओं की। ठीक है, महिलाओं की मृत्यु दर अधिक होती है, जिसके कारण हमारा जो लिंगानुपात है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। निम्नतम लिंगानुपात में शामिल हो जाता है वो देश जहां पर महिलाओं की मृत्यु दर भी कम हो, अधिक हो, और जन्म दर भी कम हो, यानी कि जन्म लेने वालों में भी महिलाओं की संख्या कम है और मरने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर लिंगानुपात निम्न स्तर पर आ जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर हम विकासशील देशों के अंदर बात करें कि यहां पर ऐसा कारण क्यों है, तो देखिए एक तो है मानसिकता भाई। ठीक है, मानसिकता, रूढ़िवादी परंपराएं, क्योंकि इनके बारे में भी बात करनी चाहिए हमें। जब हम इन टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो इनके ऊपर भी बात करनी चाहिए। मानसिकता कि वंशवृद्धि जो होती है वो किससे चलती है, वो लड़के से चलती है। ठीक है, मानसिकता के आधार पर जो परंपराएं होती हैं उनमें महिलाओं को एक निम्नतम दर्जे के अंदर रखा जाता है। ये दो कारण है। और तीसरे, अब इस कारण से किसने जन्म लिया, उसने जन्म है वो भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या जो है। ठीक है, गर्भ के अंदर ही बच्चे की जांच, लिंग की जांच करवा करके बच्चे को मरवा देना, ये सारे के सारे। उसके बाद होता है कि लड़की जन्म लेने के बाद फिर उसको मरवा देना। ठीक है, लड़की जन्म लेने के बाद भी मरवा देना और गर्भ के अंदर भी मरवा देना। और तीसरा होता है हमारे यहाँ पर घरेलू हिंसा। ठीक है, जो घरेलू हिंसा होती है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे लिंगानुपात के कम होने का। ठीक है, तो ये था हमारा दो कारण हो गए। तीसरे की बात करते हैं, और तीसरा है अपना भाई प्रवास। अब प्रवास में देखो, प्रवास में तो तुम्हें पता ही है कि जो कामगार जो वर्ग होगा, काम करने वाला जो होगा, वो क्या करेगा, वो दूसरे क्षेत्रों के अंदर प्रवास कर जाएगा। ठीक है, दूसरे देशों में प्रवास कर जाएगा। तो वहां पर मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर मान लो वहां पर पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर भी है, ठीक है, या फिर हम ये कहें कि वहां पर महिलाओं की संख्या कम है, 900 महिलाएं हैं और 1000 पुरुष हैं, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां से 300 पुरुष जो है काम करने के लिए नगरों की ओर चल दिए हैं। ठीक है, या विकसित क्षेत्रों की तरफ चले गए हैं। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर अब 700 पुरुष रह गए, तो महिलाओं की संख्या क्या हुई, अपने आप में अधिक हो गई। तो एक प्रवास भी बहुत बड़ा कारण है जो लिंगानुपात को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और है, नई आती है, कहता है कि विकसित देशों के अंदर है ना, विकसित देशों में कई बार उल्टा हो जाता है। विकसित देशों में नगरों के अंदर महिलाओं की संख्या ज्यादा मिलती है। ठीक है, क्योंकि विकसित देशों में जो खेती का जो काम है वो पुरुष वर्ग गांव में संभाल रहा होता है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर संभाल रहा होता है, और जो महिलाएं होती हैं वो बाहर नगरों के अंदर कई बार अपना काम करने के लिए, जॉब करने के लिए चली जाती हैं। तो गांव के अंदर पुरुषों की संख्या ज्यादा मिलती है। ठीक है भाई, ये विकसित देशों का आंकड़ा है। ठीक है, विकसित देशों में महिलाएं जो होती हैं वो नगरों के अंदर काम करने के लिए चली जाती है, और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों का जो अनुपात है वो अधिक पाया जाता है। ऐसा विकसित देशों में होता है। तो ये थे मोटे मोटे 3 हमारे प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने एक स्त्री पुरुष जन्म दर में अंतर देखा, दूसरा हमने स्त्री पुरुष मृत्यु दर में अंतर देखा, और तीसरा हमने प्रवास पढ़ा। अब एक इसका सामान्य प्रारूप देख लेते हैं कि विषयों के अंदर लिंगानुपात का क्या प्रारूप चल रहा है। ठीक है, फिर विषयों को देखते हैं टटोल करके, विषयों का टोटल कितना है, किस देश में अधिक है, कैसे, क्या कारण है, इसके बारे में और जान लेते हैं। तो बात करता है विषयों में जो लिंगानुपात है वो है
1000 पुरुषों पर 990, ठीक है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 990 भाई, ठीक है। अगर 1000 पुरुषों पर हम देखें महिलाओं की संख्या तो 990 है, याद हो गया होगा, 3 बार रिपीट कर किया है मैंने, ठीक है। और साथ साथ में ना तुम भी बोलते रहा करो, ये नहीं है कि चुपचाप बैठ करके सुनते रहो, रिपीट करो उन चीजों को ताकि दिमाग में वो चीजें आ सके, ठीक है। और हमारे पास कोई ज्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि मैं इन चीजों को तुम्हें ट्रिक के माध्यम से समझाऊं, ट्रिक नहीं होनी चाहिए, कंसेप्ट समझना चाहिए। कंसेप्ट लंबे समय तक दिमाग में रुकता है, ट्रिक तब काम आती है जब हमें सारी चीजें याद हो जाती हैं। जब हमें कुछ आता ही नहीं तो ट्रिक कहां से याद कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आता है कि 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं होती हैं। अब बात करते हैं कि उच्चतम जो लिंगानुपात है वो किसका है? अधिकतम विषयों के अंदर अधिकतम लिंगानुपात की बात करें तो वो है भाई लेटविया देश है, ठीक है। उसका जो लिंगानुपात है वो अधिक है, और उसके अंदर जो लिंगानुपात है वो कहता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1187 है, ठीक है। ध्यान देना, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1187, ठीक है। यानी कि यहां पर महिलाएं जो है वो अधिक पाई जाती हैं, ठीक है। ये विकसित है। अब आगे बात करते हैं निम्नतम लिंगानुपात की। अगर हम बात करें तो वो है 1000 पुरुषों पर 468 भाई, ठीक है, 468, ठीक है। और ये देश आएगा अपना संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात देश है, ठीक है। उस देश के अंदर जो लिंगानुपात है वो बहुत कम पाया जाता है, विश्व के अंदर सबसे कम लिंगानुपात वाला देश है। अब हम तीसरा किसका प्रारूप में देखें तो इसमें कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट आई है और उसके अंदर कहता है कि विश्व के अंदर 139 देश ऐसे हैं जहां पर महिलाओं के रहने के लिए अनुकूल स्थितियां पाई जाती हैं, यानी कि कंडीशन अच्छी है वहां पर 139 देशों के अंदर। लेकिन अगर 72 देशों में देखें तो वहां पर कहता है वहां पर प्रतिकूल दशाएं पाई जाती है महिलाओं के लिए, ठीक है। 139 देश अनुकूल कंडीशन लिए बैठे हैं और 72 देश प्रतिकूल स्थिति के साथ हैं, वहां पर महिलाएं ये अपने आप में कहेंगे सुरक्षित नहीं है, ठीक है। इसलिए वहां पर लिंगानुपात बहुत कम मिलेगा। अब आगे बात करते हैं एशिया महाद्वीप को देख ले हम, एशिया महाद्वीप के बारे में जान ले विषयों के अंदर। तो यहां पर कहता है कि एशिया महाद्वीप में लिंगानुपात बहुत ही कम पाया जाता है, और खास करके चीन, भारत, ठीक है ना, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब, ठीक है। काफी देश हैं जहां पर लिंगानुपात जो है बहुत कम पाया जाता है भाई। अब हम भारत को देख लेते हैं, भारत के बारे में उठा के देखें तो भारत में देखो, भारत में भी लिंगानुपात कम है, 943 बताया मैंने आप लोगों को अभी, क्योंकि हमारा देश है, हमारे देश के बारे में थोड़ा सा विषयों में हमें पता होना चाहिए। भारत की वैसे जब हम इंडिया वाली यूनिट करेंगे तो इसके ऊपर पूरा टॉपिक बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि लिंगानुपात भारत में 943 है, और ये तो है औसतन, ठीक है। अगर हम बात करें अलग अलग राज्यों की बात करें तो हमारा हरियाणा जो है उसका लिंगानुपात सबसे कम है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर महिलाओं की जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है, आप लोगों को खुद पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ की जो मानसिकताएं, रूढ़िवादी परंपराएं जो हैं, ठीक है, जो वंशवर्धी वाली जो मैंने बात कही थी, ठीक है, उसको लगा लीजिए, घरेलू हिंसा लगा लीजिए, या दहेज प्रथा लगा लीजिए। काफी ऐसे कारण हैं जिनके कारण हमारे देश में महिलाओं की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बुरी कंडीशन होती जा रही है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज की, ठीक है, विकसित कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, अगर उनकी हम बात करते हैं तो कहता है रूस को भी शामिल करें यूरोपीय कंट्रीज में, क्योंकि रूस का आधा हिस्सा उसमें आता है यूरोप में, आधा आता है एशिया महाद्वीप के अंदर, ठीक है। ये बात तो आपको पता होगी। तो इसमें कहता है यूरोप के अंदर यहां पर जो पुरुष हैं वो अल्प संख्या में हैं, यानी कि उन देशों के अंदर महिलाओं की कंडीशन जो है अच्छी है, तो इसलिए वहां पर महिलाएं जो है वो अधिक पाई जाती हैं, ठीक है। और इसके पीछे कारण कुछ अनेकों कारण हो सकते हैं। एक तो इसमें कारण क्या है सबसे बड़ा, दूसरा विश्व युद्ध भाई, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके अंदर पुरुष जो है सैनिकों के रूप में उन्होंने योगदान दिया था, जिसके अंदर अधिक मृत्युदर होने के कारण महिलाओं की संख्या बढ़ गई थी, ठीक है। एक वहां पर जो महिलाओं का जो सामाजिक और आर्थिक जो कंडीशन है ना, महिलाओं की जो सामाजिक आर्थिक जो कंडीशन है वो बड़ी बेहतर है वहां पर, ठीक है। यूरोप के अंदर, यूरोपीय कंट्रीज के अंदर सामाजिक आर्थिक जो कंडीशन है
वो महिलाओं की अच्छी है। और एक मैंने बताया सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध, जिसके अंदर पुरुष मृत्यु दर अधिक थी। ठीक है। और अगर हम बात करें, एक है कि कुछ देशों के अंदर से पुरुष जो हैं वो प्रवास कर गए भाई, जिसको हम क्या बोलेंगे, उत्प्रवास बोलेंगे। ठीक है, जाना, किसी भी क्षेत्र से जाना तो उत्प्रवास कहलाता है। तो कहता है पुरुष जो है वो उत्प्रवासी हो गए थे, वहां से चले गए और दूसरे देशों में काम की खोज में वहां पर रहने लगे। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। तो ये था अपना हमारा सामान्य प्रारूप लिंगानुपात का। ठीक है, और एक बात और इसमें ऐड कर देता हूं मैं कि लिंगानुपात का आर्थिक विकास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर अभी तक आर्थिक विकास नहीं हुआ है, वहां पर लिंगानुपात बेहतर पाया जाता है। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर आप देखेंगे, या कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर आर्थिक विकास अच्छा है लेकिन वहां पर महिलाओं की संख्या आज भी कम है। तो इसे आर्थिक विकास से ना जोड़े। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, कुछ जो मानसिकता होती है वो सबसे बड़ा कारगर होता है। ठीक है, वो सबसे इफेक्टिव पॉइंट होता है जो किसी भी चीज को इफेक्ट करता है। तो ये था हमारा जो टॉपिक जनसंख्या संगठन का, इसके अंदर में लिंगानुपात के बारे में पढ़ा है। आप एक बार इसको पूरी वीडियो देखिए, अपनी बुक को उठाइए, बुक पढ़िए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, या मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, उससे बताइए। लेकिन अपना फीडबैक जरूर दें, वीडियो से संबंधित फीडबैक दीजिए। ठीक है ना। थैंक यू।